हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के बारे में, उसकी परिभाषा, प्रकार और सिद्धांतों के बारे में, जो रीट, सीटेट और टीचर्स कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। यह जो शब्द है इंटेलिजेंसी, यह लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंसी से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बुद्धि। और बुद्धि जो शब्द है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब इसका महत्व बढ़ जाता है। आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बुद्धि क्या है और इसकी प्रमुख परिभाषाएं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। साथ ही बुद्धि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंसी क्या होती है। तो जो इंटेलिजेंसी होती है उसको हम यूँ समझ सकते हैं कि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता, यानी जो व्यक्ति है उसके सामने जो नई कंडीशन आती है उसके साथ किस प्रकार से एडजस्ट हो सकता है, किस प्रकार से उसकी कमियों को स्वीकार करता है, उसकी अच्छाइयों में वो और अधिक अच्छा कार्य करता है। तो ये नवीन परिस्थितियों में समायोजन होता है। यदि इस तरह की क्षमता उसके अंदर होती है तो इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है। साथ ही उसमें पहचानने और सीखने की योग्यता होती है, यानी कि वह अच्छी चीज़ों को पहचानने में या बुरी चीज़ों को पहचानने में, साथ ही उसे क्या सीखना है, किस प्रकार से सीखना है, तो यह जो योग्यता होती है यह भी बुद्धि होती है। बुद्धि जो होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन यानी सूक्ष्म चिंतन, जो साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, चिंतन मनन की जो क्षमता होती है, जो यह योग्यता जो होती है यह बुद्धि के कारण ही होती है। किसी भी व्यक्ति में तत्परता है, उसके अंदर तात्कालिकता है, समायोजन और समस्याओं को समाधान करने की उसके अंदर क्षमता है, तर्क वितर्क की क्षमता है, तो उसके अंदर बुद्धि है। साथ ही अपने अनुभवों से लाभ उठाने और संबंधों को समझने की योग्यता भी बुद्धि है। यदि उसे कोई अनुभव है तो उसे वह नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो उस अनुभव से वह लाभ उठाने में सक्षम है, तो इसका तात्पर्य है कि उसमें बुद्धि है। तो इस प्रकार से हमने ये अर्थ समझा है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि कुल मिलाकर के व्यक्ति जो होता है उसको नए वातावरण में वह किस तरह से समायोजन करे उसके लिए सक्षम बनाती है। उसके जो मानसिक योग्यताएं जो है उसे नई परिस्थिति में किस प्रकार से उसका व्यवहार किया जाना है, किस प्रकार से नई परिस्थितियों की समस्याओं का समाधान किया जाना है, यह सब बुद्धि के कारण ही होता है। और आइए अब हम पढ़ते हैं परिभाषाएं, डेफिनेशंस जो एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट परिभाषा हम लेते हैं टर्मन की। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। टर्मन ने कहा था कि बुद्धि वह है जो अमूर्त विचारों के बारे में सोचे। अमूर्त विचार इंपॉर्टेंट थे। अमूर्त विचार वे विचार जो सूक्ष्म होते हैं, जो साहित्यकारों के होते हैं, जो कल्पनाशील होते हैं, उन विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि कहलाती है, ऐसा टर्मन ने कहा था। गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि सीखने और पहचानने की योग्यता है। यदि व्यक्ति में सीखने की योग्यता है, सीखने की क्षमता है, पहचानने की योग्यता है, तो वह बुद्धि है, ऐसा गाल्टन ने कहा था। अब नेक्स्ट है बंकिंघम। बंकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बंकिंघम ने कहा था बुद्धि सिर्फ सीखने की योग्यता है, और यदि सीखने के साथ पहचानने की योग्यता आती है तब तो गाल्टन है, और केवल सीखने की योग्यता बताई गई है तब बंकिंघम है। और अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है, यानी इन 4 शब्दों से पता चलता है कि उसके अंदर बुद्धि है। वे 4 शब्द क्या हैं? ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश, यानी जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आविष्कार यानी नया सृजन करने की क्षमता होती है, आलोचना करने की क्षमता होती है, निर्देश दिए जाते हैं नए नए कार्य करने के लिए। तो यह जो चारों शब्द है ये बुद्धि के अंदर आते हैं, ऐसा बिने यानी अल्फ्रेड बिने ने कहा था। नेक्स्ट वुडवर्थ।
वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। कार्य किस प्रकार से करते हैं? ये बुद्धि के द्वारा ही। हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारी क्या शैली है, क्या क्षमताएं हैं कार्य करने की, यही बुद्धि होती है, यह कहा था वुडवर्थ ने। और इसके बाद में आता है वुडरो। वुडरो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यानी हम जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वही बुद्धि है। स्टर्न की परिभाषा। स्टर्न ने कहा था कि बुद्धि नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता है। नई परिस्थितियां हैं, उसमें हम किस प्रकार से समायोजन करते हैं, किस प्रकार से अभियोजन करते हैं, तो जो वह हमारी योग्यता है वही बुद्धि कहलाती है। तो ये कहा था स्टर्न ने। नेक्स्ट आता है वेशलर। वेशलर ने कहा था कि बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौम योग्यता है। सार्वभौम यानी इसके अंदर सभी योग्यताएं आ जाएगी। तो वेशलर ने जो बुद्धि की परिभाषा दी थी उसके अंदर व्यक्ति की सारी योग्यताओं को शामिल किया गया है। तो जब ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाए जिसमें सार्वभौम योग्यताएं या सभी योग्यताएं शामिल की जाए, तो वह जो परिभाषा है वह वेशलर की होगी। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौम योग्यता है जो उसके उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कपूर्ण सोचने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने से प्रकट होती है। यानी जिसमें जो कार्य किया जाता है वह उद्देश्य होता है उसका, और उसमें तर्क से सोचने की क्षमता होती है, और साथ ही जो उसका वातावरण होता है व्यक्ति का, उसके साथ वह प्रभावपूर्ण तरीके से और समायोजन करता है, और उसी ढंग से उसमें व्यवहार करने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि है, ऐसा वेशलर ने कहा था। नेक्स्ट है स्टोडार्ड की। स्टोडार्ड ने कहा था कि बुद्धि जो है कठिन, जटिल और अमूर्त क्रियाएं करने की योग्यता है। जब कुछ शब्द हम बना सकते हैं जिनकी सहायता से हमें डेफिनेशन और वो जो वैज्ञानिक है जिसने ये परिभाषा दी वो याद रह सकते हैं, तो जहाँ कठिन, जटिल, अमूर्त क्रियाएं करने की ये 3 शब्द आते हैं तो हम स्टोडार्ड उसका ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये मुख्य परिभाषाएं थी बुद्धि की, कि बुद्धि को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। और अब हम जानते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अब आता है बुद्धि के प्रकार। आमतौर पे हम जीवन में देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनमें सभी में एक प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती है, या सभी एक ही क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। कुछ लोग किसी एक क्षेत्र में निपुण होते हैं तो कुछ लोग किसी दूसरे क्षेत्र में निपुण होते हैं। सब में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं, निपुणताएं पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिंतन करने में, विचार करने में, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सामाजिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, मेलजोल की प्रवृत्ति अधिक होती है, सामाजिक कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यांत्रिक कार्य करना पसंद होता है, उनमें महारत हासिल होती है। मूर्त कार्य जो होते हैं वे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह की जो अलग अलग कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो इनमें बुद्धि पाई जाती है, जो योग्यता इनके अंदर होती है, इसको ध्यान में रखते हुए थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकारों का वर्णन किया। थॉर्नडाइक और गैरेट दोनों ने 3 प्रकार बुद्धि के बताए हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, और सेकंड है मूर्त बुद्धि, और थर्ड है सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है उदाहरण दे करके भी कि ये किस प्रकार की बुद्धि है। तो अमूर्त बुद्धि क्या है और किस तरह के लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, या मूर्त बुद्धि किस में पाई जाती है, तो यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि अमूर्त बुद्धि क्या है और किन में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि जो होती है इसे हम सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। सूक्ष्म, जिसका संबंध होता है चिंतन से, मनन से, विचारों से, इनसे इसका संबंध होता है। और बुद्धि का जो ये रूप होता है, अमूर्त जो रूप होता है, ये समस्याओं को सुलझाने के लिए जो इमेजेस होती है यानी प्रतिमाएं होती है और चिन्हों का उपयोग करता है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जैसे स्कूल के अंदर गणित, विज्ञान है या भूगोल, कला है, तो उसमें जो विषय पढ़ाने के लिए इस तरह की जो बुद्धि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही जो कवि, साहित्यकार हैं और चित्रकार है, वे अपने भावों का जो प्रदर्शन है वे इस अमूर्त बुद्धि के द्वारा करते हैं। कवि और साहित्यकार हैं, साहित्यकार और
चित्रकार, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, उनमें सूक्ष्म बुद्धि पाई जाती है। वे चिंतन मनन के द्वारा अपने भावों का प्रदर्शन जो है अपनी कला के माध्यम से करते हैं, तो यह अमूर्त बुद्धि के अंदर आता है। अब अमूर्त बुद्धि कैसे पता चलती है कि किसके अंदर अमूर्त बुद्धि है? तो इसके 3 प्रमुख जो व्यवहारिक लक्षण है, देखने से पता चलता है कि यह अमूर्त बुद्धि है। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता यदि है, यानी कि कोई व्यक्ति है वह अलग अलग तरह का कई तरह के कार्य वह कर सकता है, तो यह जो अलग अलग कार्य करने की उसके अंदर क्षमता है, तो यही अमूर्त बुद्धि है। इसके अलावा कार्य करने की गति से हमें पता चल सकता है। जो व्यक्ति अमूर्त गुणों वाले होते हैं या जिनमें अमूर्त बुद्धि होते हैं, तो वे कार्य को बहुत ही जल्दी करते हैं, बहुत ही शीघ्रता से करते हैं, और जितना शीघ्रता से वे किसी कार्य को समझते हैं और करते हैं, यही अमूर्त बुद्धि जानी जाती है। और नेक्स्ट है, आकांक्षा स्तर को देख करके भी हम अमूर्त बुद्धि का पता लगा सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि जो होती है उनकी आकांक्षा स्तर जो किसी में होता है व्यक्ति में, तो वह व्यक्ति शीघ्र ही किसी विषय को समझ लेता है, उसके जो गुण होता है उसका प्रत्यक्षण कर लेता है, परसेप्शन कर लेता है, उसे समझ लेता है, उसको वह प्रत्यक्ष रूप से काल्पनिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो यह अमूर्त बुद्धि के ही व्यवहारिक लक्षण है। तो यह हो गया अमूर्त बुद्धि। अब आता है नेक्स्ट मूर्त बुद्धि। इसे हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का जो संबंध होता है, जो हमारे वातावरण है, हमारे आसपास के जो वातावरण है, उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनको समझने के लिए या उनके ऊपर कार्य करना, यानी यांत्रिक रूप से कार्य करना या गत्यात्मक रूप से कार्य करना ही मूर्त बुद्धि कहलाती है। इसके अंदर मोटर एक्टिविटी होती है, यानी गत्यात्मक कार्यविधि होती है। हाथ से कोई कार्य किया जाता है, कोई दक्षता होती है, निपुणता होती है, तो वह इसके अंदर आते हैं। जैसे कि इंजीनियर हो गए, इंजीनियर है, मिस्त्री है, जो मोटर एक्टिविटी के द्वारा अपनी योग्यता के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। इसके अंदर गत्यात्मकता आती है, शारीरिक योग्यता आती है। और जैसे नृत्य हो गया, खेल हो गया, तैराकी भी हो गया, तो यह सभी मूर्त बुद्धि के द्वारा होता है। अब आता है नेक्स्ट लास्ट सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि एक सामान्य बुद्धि होती है और इसका सीधा सा संबंध होता है सामाजिक समायोजन, यानी लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाना, उन्हें बनाए रखना, उन्हें स्थायी करना और समाज में अच्छा समायोजन करना, यह सब सामाजिक बुद्धि के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार जो बुद्धि होती है उसमें सामाजिक संवेदना होती है व्यक्ति में, सामाजिक व्यवहार जो होता है वह कुशलता से निभाता है, उसमें उसका जो सहयोग की भावना होती है, संबंधों में वह ईमानदारी रखता है, संबंधों के प्रति उसकी सकारात्मक मनोवृत्तियां होती है, सहनशील प्रवृत्ति भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है, निर्णय लेने की उसमें गुण होता है, उसमें हास्य स्वभाव भी होता है। तो यह सभी जो होते हैं वह सामाजिक बुद्धि के संकेत होते हैं। तो ये बुद्धि के जो 3 प्रकार है, थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताए थे, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। और अब हम चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की तरफ। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत इस तरह से है और इन सिद्धांतों से भी कई बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, और इस सिद्धांत में जो इनकी थ्योरी है, उनका जो कंसेप्ट है वो भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, इनके क्या नाम है और किसने ये सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले आता है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। यह दिया था बिने ने। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था बिने ने और बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था। और इसके बाद में आता है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसे दिया था थॉर्नडाइक ने और समूह तत्व दिया था थर्स्टन ने। और उसके बाद में आता है प्रतिदर्श का सिद्धांत और इसे दिया था थॉमसन ने। बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था वर्नन और बर्ट ने। नेक्स्ट है
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया था गिलफोर्ड ने 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गिलफोर्ड ने। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है, इनको सिद्धांतों को जिन्होंने दिया था उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो ये हुआ बुद्धि के सिद्धांत। अब हम इन एक सभी सिद्धांतों को डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सिद्धांत क्या है। सबसे पहले है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। क्या है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत? एक तत्व, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर एक तत्व है। इसे दिया था बीने ने। और यह जो एक तत्व है, यह है सामान्य मानसिक योग्यताएं। यानी बीने ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक ही तत्व होता है बुद्धि का, जिसे सामान्य मानसिक योग्यता कहा जाता है। सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इस इकाई के रूप में काम करते हैं। इसके अनुसार जो बुद्धि है वह केवल एक ही तत्व से बनी है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि होती है। यह दिया था बीने ने। अब नेक्स्ट आता है बुद्धि का द्वितत्व। अब द्वितत्व कह दिया तो इसका मतलब तो यही हो गया कि इसके अंदर दो तत्व होंगे। तो पहला एक जो तत्व है वह तो है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जी। अब यहां पर स्पीयरमैन ने कहा था कि जी के साथ व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट मानसिक योग्यता भी होती है, जिसे एस फैक्टर नाम दिया गया था। स्पेशल, यानी एक सामान्य तत्व होता है नंबर एक, और दूसरा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर होता है विशिष्ट तत्व। सामान्य बुद्धि सभी में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन जिस विशिष्ट मानसिक योग्यता, यानी जिस क्षेत्र की मानसिक योग्यता विशिष्ट वाली अधिक होगी, व्यक्ति उसी के अंदर ही निपुण होगा, उत्तम रूप से कार्य करेगा, उसमें उस क्षेत्र की उतनी ही अधिक बुद्धि होगी। तो यह दिया था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट थर्ड आता है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत जो है यह दिया था थॉर्नडाइक ने, और इसने कहा था कि बुद्धि केवल दो चीजों से मिलकर ही नहीं बनी है, बल्कि जो बुद्धि बनी है उसमें कई और छोटे छोटे कारक भी मिले हुए होते हैं, और ये कारक जो होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वे कारक कौन से हैं? जैसे कुछ व्यक्ति के अंदर आंकिक योग्यता होती है, आंकिक योग्यता। बहुतत्व बताए थे तो इन्होंने कहा था कि कुछ योग्यता आंकिक योग्यता, जिनमें आंकिक योग्यता वाला तत्व अधिक होगा तो वह आंकिक कार्यों में दक्ष होगा। और उसके अलावा शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, फिर है दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषण। तो यह जो योग्यता के जो तत्व होते हैं अलग अलग, यह सामान्य जो तत्व है उनसे भिन्न होते हैं। इसके आधार पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था। फिर आता है बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत, और इसे दिया था थर्स्टन ने। इसके अनुसार जो बुद्धि होती है उसमें समूह तत्व काम करते हैं। जो प्राथमिक योग्यताएं होती है व्यक्ति के अंदर, उसे कई अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, और हर समूह की जो योग्यता होती है उसमें एक प्राथमिक तत्व होता है। वह कौन सी योग्यताएं हैं? तो इन्होंने 9 वो तत्व बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9 तत्व। जैसे पहला तत्व इन्होंने बताया था मौखिक तत्व, जिसे हम शाब्दिक तत्व भी कहते हैं, और दूसरा बताया था प्रेक्षण तत्व, फिर तीसरा अंक संबंधी तत्व, और चौथा शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, और स्मृति की जो शक्ति होती है वह तत्व, प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता,
7th है तार्किक तत्व, 8वां है निगमन तर्क और 9 है आगमन तर्क। तो इस तरह से इनके समूह बने हुए होते हैं। तो इन समूह के अनुसार ही प्राथमिक तत्व बनता है और यह दिया था थर्स्टन ने। थर्स्टन कहते हैं कि जो बुद्धि के ये जो समूह तत्व होते हैं, इसमें जिन दो मूल तत्वों में जितना अधिक कोरिलेशन होगा, जितना अधिक सह संबंध होगा, उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होगा। अब आता है नेक्स्ट, बुद्धि का प्रतिदर्श सैंपलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने कहा था कि बुद्धि स्वतंत्र रूप से कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जो खूब सारे सैंपल उसके अंदर है, वह किसी एक सैंपल का जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह की बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, उस सैंपल का, उस प्रतिदर्श का प्रयोग करता है और संपूर्ण बुद्धि जो है उसका प्रयोग एक साथ नहीं करता है। यह बताया था थॉमसन ने। और अब आता है बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। बुद्धि का जो यह सिद्धांत है, ये वर्नोन और बर्ट ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक मानसिक योग्यता होती है उसका एक क्रमिक महत्व होता है। सभी जो मानसिक योग्यता है उनको एक महत्व प्रदान कर दिया था और इन्होंने कहा था जैसे सामान्य मानसिक योग्यता है वह सर्वोच्च महत्व रखती है और उसके बाद में क्रियात्मक यांत्रिक और फिर आता है शैक्षिक या शाब्दिक, और इसको भी आगे वर्गीकृत किया जाता है। तो यह मानसिक योग्यता जो थी, सामान्य मानसिक योग्यता को इन्होंने सबसे पहले दो सामान्य मानसिक योग्यता में वर्गीकृत कर दिया, क्रियात्मक यांत्रिक और दूसरा शाब्दिक, और फिर उनको और आगे वर्गीकृत किया जो मानसिक योग्यताएं थी, मानसिक योग्यताएं, और उनका वर्गीकरण आगे और किया जिन्हें विशिष्ट मानसिक योग्यताएं कहा गया। विशिष्ट मानसिक योग्यता, तो ये एक हायरार्कियल ऑर्डर बन गया, महत्व वाला एक क्रमिक ऑर्डर बन गया जिसे दिया था वर्नन और बर्ट ने। अब आता है लास्ट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी गिलफोर्ड ने, 1967 में दी थी गिलफोर्ड ने। इसे बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि की, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था, तो इन्होंने बुद्धि की स्ट्रक्चर बताई थी। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया था और इस प्रकार से बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है उसके जो तत्व होते हैं उन्हें हम 3 विमाओं में, 3 डायमेंशन में बांट सकते हैं। पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, प्रोसेस कंसेप्ट, और थर्ड है उत्पादन ऑपरेशन। संक्रिया ऑपरेशन, विषय वस्तु कंसेप्ट और उत्पादन पी। तो इसे हम PCO के नाम से भी याद कर सकते हैं। कई बार 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सी विमाएं दी गई, A B कौन सी विमा नहीं दी गई है, तो ऑप्शन दे दिया संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, एक ऑप्शन कुछ और दे दिया जाता है। तो यदि हमें तीनों याद हो तो हम आंसर दे सकते हैं। इसे याद करने का सरल तरीका PCO, प्रोडक्ट, कंसेप्ट और ऑपरेशंस। तो इस प्रकार से ये 3 आयामी दिया था। इसके अंदर जो संक्रिया है इसके अंदर 5 तत्व होते हैं और विषय वस्तु के अंदर 4 तत्व होते हैं, और जो परिणाम है, जो उत्पादन है या प्रोडक्शन है, उसके अंदर 6 तत्व निहित होते हैं। तो जो गिलफोर्ड की यह जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार बुद्धि के कुल 5 × 4 × 6 बराबर 120 कुल कारक होते हैं। कुल कारक 120 होते हैं। अब संक्रिया के 5 तत्व कौन से हैं उनके नाम भी हम
जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो संक्रियाक के अंदर जो 5 कारक है वह है मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ज्ञान और स्मृति। और उसके बाद में जो विषय वस्तु है उसके जो 4 कारक है वे हैं आकार, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। और इसी प्रकार से उत्पादन के जो 6 कारक हैं या तत्व हैं वे हैं इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण और प्रयोग। और कुल मिलाकर के जो तत्व होते हैं उनकी संख्या है 120। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह एक संक्षिप्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्ययन था बुद्धि के बारे में। उसके अर्थ को हमने समझा, परिभाषाओं को पढ़ा, साथ ही बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक गैरेट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, उनके अर्थ को हमने आज के वीडियो में समझा। बुद्धि से रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए देखते रहिए एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस। थैंक यू।